एस्पिरेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लॉज। काफ़ी परेशान करता है अक्सर ये एग्ज़ाम में, क्योंकि क्लॉज को पहचानना एक प्रॉब्लम सी समझ में आती है कि कैसे पहचाना जाए। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप अच्छे से पहचान पाएंगे कि कौन सा क्लॉज है, क्या उसका वहाँ पे वर्क है। हालांकि फंक्शन नहीं पूछे जाते हैं, पूछा जाता है बस टाइप ऑफ क्लॉज, और उसे जानने के लिए बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, आखिर होता क्या है ये। जैसा कि आपके सामने लिखा दिख रहा है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, या आप यूं कहिए एक सेंटेंस ही है जो कि एक दूसरे सेंटेंस का हिस्सा होता है। बट कंडीशन इज दैट कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ये वो वर्ब होती है, मेन वर्ब ही है, जो कि सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेती है। जैसे ये आई प्ले हो जाएगा हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है वैसे आई, आई के साथ प्ले है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो जाएगा तो शी प्लेस हो जाएगा। तो प्ले और प्लेज दोनों ने अपना यहाँ रूप चेंज किया है जस्ट ड्यू टू सब्जेक्ट। यही हमारी होती है फाइनाइट वर्ब, जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाती है, मतलब उसके नंबर और पर्सन के हिसाब से ये होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि यह किसी सेंटेंस का पार्ट भी होना चाहिए। अगर ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है तब हम इसको क्लॉज नहीं कहेंगे। अगर हम दो सेंटेंसेस अलग अलग लिख दें, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, कि वह एक ऑनेस्ट मैन है। देखिए, हम इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए दैट है, आप अभी दैट पर ध्यान मत दीजिएगा, आप इतना पढ़िए कि एवरीवन नोज, हर कोई जानता है। अब एवरीवन सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। कहने के लिए ग्रामेटिकली हमारा ये एक सेंटेंस हो सकता है। और दैट ना पढ़ करके हम ये पढ़ें कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो हमारा यह भी एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो दोनों सेंटेंस हैं, और अगर अलग अलग लिखेंगे इनको तो दोनों अपने आप में एक सेंटेंस हैं, कोई क्लॉज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्लॉज होने की पहली कंडीशन यह है कि दो सेंटेंस होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों किसी कंजक्शन के साथ। और जैसे ही हम इन दोनों सेंटेंसेस को साथ रख देंगे और बीच में लगा देंगे दैट कंजक्शन, तो मान के चलिए यही हमारा क्लॉज का पार्ट बन गया। एवरीवन नोज ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन ये हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, समझ गए आप? क्लॉज का सेंस यही है कि जब दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हों, अगर अलग अलग हैं तब वो क्लॉज नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं इन दोनों के अलावा जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है। जैसे मान लो हो जाए कि ही सेज, वह कहता है। ठीक है, और आगे हम लिख दें कि ही विल बी absent, he will be absent from school, he will be absent from school। दोनों ही सेंटेंस अपने आप में फ्री हैं। जैसे ही सेस, वह कहता है, हमारे पास सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, एक सेंटेंस हमारा ये हो गया। ही विल बी absent, यस सब्जेक्ट है, एक हमारे यहाँ पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। absent फ्रॉम स्कूल, की वह स्कूल से absent होगा। हमें कोई मतलब नहीं है क्लॉज से यहाँ पर, लेकिन जैसे ही हम जोड़ देंगे कि ही सेज दैट, ही सेज दैट ही विल बी absent, इस सेंटेंस को इसमें जोड़ देंगे, तब मान के चलिए यही हमारा क्लॉज बन जाएगा। क्लॉज होने की फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि दो सेंटेंसेस आपके पास जुड़े हुए होने चाहिए, उनके बीच में कंजक्शन होना चाहिए, तभी एक क्लॉज प्रिंसिपल बनेगा, एक सबऑर्डिनेट बनेगा। कोऑर्डिनेट जो भी बने वो बाद में देखेंगे, बट क्लॉज की कंडीशन यही है कि दो सेंटेंसेस जुड़े हुए होने चाहिए। अगला देखिए, इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, यदि वह मेरे साथ आएगा तब मैं उसकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट है इसमें ये वाला था, यहाँ पर इफ ही कम्स, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सब ऑर्डिनेट, आश्रित। ठीक है, आश्रित उपवाक्य, और ये हमारा मुख्य वाक्य है, मुख्य उपवाक्य है जिसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप भी होते हैं इनके। टाइप होते हैं तीन, एक है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड थर्ड वन इज
कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, जैसे यू प्रोमिस्ड, तुमने वायदा किया था, यू प्रोमिस्ड, तुमने वायदा किया था, दैट यू वुड हेल्प मी, कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है। अब यू प्रोमिस्ड, ये जो हिस्सा है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और दैट के बाद वाला जो हिस्सा है, क्योंकि दैट हमारा यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, उसके बाद वाला जो हिस्सा है ये हमारा है सबऑर्डिनेट वाला क्लॉज, ठीक है। तीन टाइप होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, लेट्स सी। प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा दोस्तों, वह अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो अपनी मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर, दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं करेगा, वह अपनी मीनिंग अपने आप में ही एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्लॉज, यही इसकी खासियत है। प्रिंसिपल शब्द ही अपने आप में यही है कि भाई प्रिंसिपल है तो बड़ा है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेंगे, दिस इज द बुक विच आई वॉट यस्टरडे, यह बुक है, अगर हम इसको यहीं तक देखते हैं कि दिस इज द बुक, यह बुक है, खत्म हो गई बात। इसको हम अलग से भी अगर लिख देंगे तब भी हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली कंप्लीट है, ठीक है। ग्रामेटिकली देखा जाता है, मीनिंग को बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे ग्रामेटिकली। ग्रामेटिकली कंप्लीट है, दिस इज द बुक एंड विच आई बॉट यस्टरडे। अगर हम इसको सिर्फ यहां से पढ़ें, आई बॉट यस्टरडे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन जैसे हम इसके आगे विच लगा देंगे, इट मीन्स हमारा यहाँ सेंस कुछ मिसिंग है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको साथ में लेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज को। तो ये अपनी वैल्यू, अपना मीनिंग, अपना ग्रामेटिकल सेंस बरकरार रखने के लिए डिपेंड है इस वाले हिस्से पे। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, आगे और देख लेते हैं। आई विल हेल्प हर, अगर इस सेंटेंस को हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, आई विल हेल्प हर, मैं उसकी मदद करूंगा, पूरी बात कंप्लीट है, ग्रामेटिकली भी ठीक है, ठीक है, ग्रामेटिकली भी ठीक है पूरी तरह से। और आगे इफ शी कम्स टू मी, ठीक है, इफ हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, इफ जोड़ दिया तो इसका मतलब हमें यहाँ पर डिपेंड होना पड़ेगा इसकी मीनिंग के लिए। तो प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में फ्री है, अलग से आप उसको पढ़ेंगे, इट विल रेंडर यू कंप्लीट सेंस, पूरा सेंस आपको मिल जाना है। लेकिन जैसे ही दूसरा उससे जुड़ेगा, जो अपने अर्थ के लिए उस पर डिपेंड हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट देखते हैं, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, आश्रित उपवाक्य। इसको हिंदी में अगर समझें तो ये होता है आश्रित उपवाक्य, जो अपने अर्थ के लिए किसी का सहारा लेता है, इस और खास तौर पे प्रिंसिपल क्लॉज का ही सहारा लेगा। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन मेन और प्रिंसिपल क्लॉज लिखा हुआ है, और खासियत इसकी ये है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस सबऑर्डिनेट कंजक्शंस याद रखने हैं, समझने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और उन्हीं सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ही हम समझ जाएंगे कि हमारा वो जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। जैसे यू कैन नॉट सक्सीड, यू कैन नॉट सक्सीड इन एग्जाम, यहां तक पढ़ते हैं इस सेंटेंस को, ये हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज, पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज। और इस पे डिपेंड करने के लिए ये है अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम मेहनत नहीं करते हो। अब अनलेस क्या है, ये है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अगर हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा है और उसके बाद कुछ हम शुरू कर रहे हैं, इट मीन्स दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। अनलेस यू वर्क हार्ड, ही इज अनेबल टू डिसाइड वेदर ही शुड स्टे और लीव, ठीक है, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसके बाद जो लिखा हुआ है दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड दिस वन इज प्रिंसिपल क्लॉज। ही रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम सो दैट, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ही कुड कैच द ट्रेन, ठीक है। तो इन कंजक्शंस को ही आपको समझना है, इनके बाद वाला आने वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड दीज आर द सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। थोड़ा और देख लेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को, और इनके बिना अगर इस सेंटेंसेस को हम हटा दें, जैसे ये जो कंजक्शंस हैं इनको हम हटा दें और इन सेंटेंसेस को हम अलग से लिखें, तो वो अपने आप में पूरे हैं। लेकिन क्योंकि क्लॉज की कंडीशन यही है कि जुड़े हुए होने चाहिए, तो जुड़े हैं दो सेंटेंसेस से,
और इस कंजक्शन के साथ जुड़े हैं तो हमारे सबऑर्डिनेट बन जाते हैं। देखिए, इन कंजक्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप गूगल कर सकते हैं, आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, बस इनका आप ध्यान दीजिएगा। इफ, वेदर, व्हेन, वेयर, विच, हु, हाउ, व्हाट, अनलेस, अनटिल, दो, एज दो, सो लॉन्ग एज सुन एज दो, एज फॉर एज, बहुत सारे हैं। प्रोवाइडेड दैट, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, सो, है ना, इन ऑर्डर दैट, ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि वैसे तो हर जगह मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि स्पेशल यहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आपको पढ़ने चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समकक्ष, ठीक है। कोऑर्डिनेट का हिंदी में जो मतलब होता है दैट इज समकक्ष, एकदम बराबर का, जिसकी वैल्यू बराबर हो, ठीक है। इक्वल रैंक रहेगी, मतलब दोनों सेंटेंस अपने आप में पूरी तरह से फ्री हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। अलग अलग लिखने पर भी और कंजक्शन लगने के बाद भी अपने आप से फ्री हैं। अलग अलग लिखने पे तो वैसे सारे फ्री होते हैं, बट कंजक्शन लगाने के बाद भी सेंटेंस अपने आप में फ्री है, और यह हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है। जैसे आपने अभी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस देखे, वैसे ही आप कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को भी देख लीजिए। जैसे ही केम एंड ही कंकर्ड, वह आया और वह जीत गया, उसने जीत लिया। कंकर्ड मतलब जीतना, जीत लिया उसने। अब एंड हमारा ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया है। दोनों सेंटेंस अपने आप में पूरे हैं। ही केम, वह आया, इसे ना भी पढ़ें, इस हिस्से को अगर हम नहीं पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं। ही कंकर्ड, उसने जीत लिया। ही इज पुअर बट वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ही इज पुअर बट वेरी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ही इज जो है वो अंडरस्टूड है, ही इज वेरी ऑनेस्ट, है ना, उसी के लिए तो कह रहे हैं ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। डू और डाई, करो या मरो, इक्वल वैल्यू है दोनों की। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का मतलब यही होता है कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को ये जोड़ता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है। दोनों अपने आप में, एक प्रिंसिपल हो सकता है, दूसरा उसके बराबर का ही है। तो ये होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। हालांकि एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा नहीं आता है, खास तौर पे आता है अगला टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉसेस का जो टाइप है वही एग्जाम में आता है। सो लेट्स सी फर्दर। ये है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। इनको याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक है, फैन बॉयज। इसको आप याद रखिएगा। एफ फॉर हो गया, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, एंड बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर एट, एंड एस फॉर सो, सारे यहाँ लिखे हुए भी हैं। फैन बॉयज ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, यही आपको लगे हुए एग्जाम में दिखेंगे, क्वेश्चंस में दिख जाएंगे। आप समझ जाइएगा कि दैट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब जो सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो है टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज का। क्योंकि मेन क्लॉज आप देख ही चुके हो, प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट के भी अपने 3 टाइप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एंड थर्ड वन इज एडवर्ब। तीनों को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर आपने टेंस भी नहीं पढ़े हैं अच्छे से, अगर आप टेंस के रूल्स भी नहीं जानते हैं, तब आपको और प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन अगर आप टेंस के रूल्स जानते हैं, आप सेंस समझ पा रहे हैं उसकी, सेंटेंस कह क्या रहा है, तब डेफिनेटली आप समझने में आराम से कैपेबल हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। देखिए कैसे। सबसे पहले बात करेंगे नाउन क्लॉज की। नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो सेंटेंस है उसमें आप एक क्वेश्चन पूछिए, क्या, क्या लगा दीजिए, व्हाट लगा दीजिए, और व्हाट के बाद जो रिप्लाई आएगा, ठीक है, इसके बाद जो रिप्लाई आपको मिलेगा, आपका वही क्लॉज नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। इसके बाद जो रिप्लाई आपको मिलेगा व्हाट के बाद, उसका आंसर ही नाउन क्लॉज होना है, रिप्लाई ही नाउन क्लॉज होना है। सिंपल, सबसे आसान तरीका यही है। क्या, एक बात मिसिंग होगी आखिर क्या, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, और यूज इसके क्या क्या है। यूज जैसे आपने जेरेंड और इन्फिनिटिव में देखा था, ठीक वैसे ही इसको हम यूज करते हैं एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। कोई वर्ब है उसका मेन सब्जेक्ट के रूप में। अब सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में सबसे पहले आता है, तो अगर सबसे पहले नाउन क्लॉज रखा हुआ दिख रहा है
इट मीन्स इट हैज बीन यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। बस ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में ज्यादातर एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है टाइप ऑफ क्लॉज। वो आपको पढ़ना है, वो इसी तरह से हम समझेंगे। जैसे देखिए इस सेंटेंस को आप देखिए यहाँ से, इज नॉट नोन टू मी। ठीक है, इज नॉट नोन टू मी, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। तो सिंपल सी बात आएगी, एक सवाल आ रहा है मन में कि क्या क्या नहीं पता है भाई। इज नॉट नोन टू मी, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता। एक मन में सवाल आया, सवाल का रिप्लाई क्या है कि दैट ही इज ए थीफ, कि वह चोर है, मुझे नहीं पता था या मुझे नहीं पता है, क्योंकि इज है तो इज में लाएंगे कि मुझे नहीं पता है कि वो चोर है। इसका रिप्लाई कहां से आया, दैट ही इज ए थीफ। तो बस यही जो दैट ही इज ए थीफ, यही है हमारा नाउन क्लॉज। जो रिप्लाई आया दैट इज नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज में, नाउन क्लॉज अपने आप में होता कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंजक्शन सबऑर्डिनेट वाले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट। ठीक है, दैट भी लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट की पहचान करने के लिए। दूसरा, क्योंकि क्या रिप्लाई आया, दैट ही इज नॉट, दैट ही इज ए थीफ। इज है ना, इज जो है क्रिया से पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन ही सब्जेक्ट है, यही हमारा इसका मेन। तो कह सकते हैं कि नाउन क्लॉज इज वर्किंग हियर एज सब्जेक्ट। दूसरा देखिए थोड़ा सा, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इज नॉट कंप्रहेंसिबल, कंप्रहेंसिबल का मतलब होता है समझने के लायक, समझने योग्य। इज नॉट कंप्रहेंसिबल मतलब समझने योग्य नहीं है। क्या नहीं है भाई समझने योग्य, जब इसको हम पढ़ेंगे यहाँ से, इज नॉट कंप्रहेंसिबल समझने योग्य नहीं है, तो पूछेंगे क्या समझने योग्य नहीं है। तो उसका रिप्लाई आएगा व्हाट ही डज, जो वो करता है, जो भी कर रहा है उल्टा सीधा काम, वो समझने योग्य ही नहीं है। तो व्हाट ही डज, दिस इज नाउन क्लॉज, यही हमारा नाउन क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन व्हाट लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो नाउन क्लॉज की सबसे बड़ी पहचान यही है कि सब्जेक्ट क्वेश्चन में आप लगाइए क्या, उसका रिप्लाई मिले, दैट इज नाउन क्लॉज। व्हाट ही विल अचीव इज अनसर्टेन, यहां से पढ़िए, इज अनसर्टेन, अनिश्चित है, अनिश्चित है। अब हम कहेंगे क्या अनिश्चित है, व्हाट ही विल अचीव, वो क्या हासिल करेगा, जो वो हासिल करेगा। व्हाट का मतलब यहाँ पे एकदम क्या नहीं है, व्हाट ही विल अचीव, जो वो हासिल करेगा वो अनसर्टेन है, हासिल क्या करेगा हमें ही नहीं पता है। इसका मतलब यही हमारा नाउन क्लॉज हो गया। तो नाउन क्लॉज हियर इज वर्किंग एज लाइक सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। आगे देखिएगा, एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब जैसे हम कहते हैं कि शी ड्रिंक्स, शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, ड्रिंक्स हो गई हमारी मेन वर्ब, और इसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, शी ड्रिंक्स टी। ठीक है, टी हमारा यहाँ पे हो गई एज ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे आई आस्क्ड हिम, आस्क्ड के बाद हिम जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप जानते होंगे एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो हिम है हमारा, ये यहाँ पे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, मेन वैल्यू है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये है कि आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, तो सवाल मन में आ रहा है कि क्या पूछा भाई, पूछा क्या उससे, कोई सवाल कोई बात थी ऐसी, क्या पूछा। तो हमने क्या पूछा कि वेयर ही वॉज गोइंग, कि वो जा कहाँ रहा था, वेयर ही वॉज गोइंग। तो ये जो इतना वाला जो हिस्सा है, यह काम कर रहा है एज ऑब्जेक्ट। पूरा सेंटेंस काम कर रहा है आस्क्ड के ऑब्जेक्ट के रूप में। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, क्या पूछा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हो गया कि वेयर ही वॉज गोइंग। क्योंकि क्लॉज है तो सब्जेक्ट होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, दोनों है इसमें। तो ये सब्जेक्ट हो गया और क्लॉज हो गया, और यही हमारा हो गया है नाउन क्लॉज। ठीक है, क्या का रिप्लाई आपको मिल गया, बस क्या का जो रिप्लाई मिल गया दैट इज नाउन क्लॉज। अगला देखिए, ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे बताया, क्या बताया, दैट ही वुड हेल्प अ पुअर बॉय, कि वह एक गरीब बच्चे की या लड़के की हेल्प करेगा। ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे बताया। मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन्फॉर्म्ड का ऑब्जेक्ट है ये, तो एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब ये काम कर रहा है।
द जज डिक्लेयर्ड, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ऑब्जेक्ट का मामला नहीं है, डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। द जज डिक्लेयर्ड, जज ने डिक्लेयर किया दैट द कन्विक्ट वॉज टू बी ब्लेम्ड, कि कन्विक्ट को जो है दोषारोपण किया जाना था। कन्विक्ट मतलब अपराधी पे दोष लगाया जाना था। डिक्लेयर्ड मेन वर्ब है, उसके जस्ट बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में हमें मिल रहा है यहाँ नाउन क्लॉज। तो ये नाउन क्लॉज वर्क कर रहा है एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। एक और तरीका होता है एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो नाउन क्लॉज तो हो जाएगा वो एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। जैसे आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, दिस इज प्रीपोजिशन। आई हैव नो प्रॉब्लम एक्सेप्ट दैट यू शुड बिहेव प्रॉपरली, कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट के बाद आया, दिस इज नाउन क्लॉज। प्लीज लिसन टू, सुनिए किसको, वॉट द लीडर सेज, लीडर क्या कहता है। आई डू नॉट फाइंड एनी सेंस इन वॉट यू से, तुम क्या कह रहे हो उसमें मुझे सेंस समझ नहीं आ रहा। इन प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन। शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ वॉट ही वॉन्ट्स, किससे, कि वो क्या क्या चेतावनी देता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। एज कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, एक वर्ब जो होगी उसका कॉम्प्लीमेंट के तौर पे वर्ब कौन सी होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए लिंकिंग वर्ब, ठीक है, लिंकिंग वर्ब, कोई हेल्प एक्शन वर्ब नहीं होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करने के लिए। जैसे लाइफ इज, जिंदगी है, क्या है, व्हाट वी मेक इट, जैसा हम इसको बनाते हैं, जैसा हम इसको बनाते हैं। अ ड्रीम इज, सपना है, क्या है, व्हाट वी सी विद ओपन आईज, जो हम खुली आंखों से देखते हैं। जैसे अब्दुल कलाम ने कहा था कभी कि सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें, वो नहीं कि जो हम बंद आंखों से देखें, ठीक है। क्या, क्या का भी आ रहा है यहाँ पर। एंड दिस इज, क्या, ये क्या है, व्हाट शी मीन्स, जो उसने कहा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रहा है यहाँ पे, नाउन क्लॉज एज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वर्ब। वर्ब कौन सी होनी चाहिए, लिंकिंग। एज ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल क्या है आप पढ़ चुके होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी, और पार्टिसिपल की क्वालिटी क्या होती है कि यह काम करता है एज एडजेक्टिव। अगर आपने पार्टिसिपल का वीडियो देखा है तो आप देख ली, नहीं देखा है तो देख लीजिए, देखा है तो बहुत अच्छी बात है, या कहीं और से भी आपने पढ़ा हुआ है, जानते हैं, तो दैट्स वेरी गुड। शी केम टू मी थिंकिंग दैट आई शुड हेल्प हर, थिंकिंग ये क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। शी केम टू मी थिंकिंग, वो मेरे पास सोचते हुए आई, आई भी है और सोचते हुए भी। दैट आई शुड हेल्प हर, यहाँ से दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज, एंड सी नाउन क्लॉज। माई फादर एडवाइज्ड मी, वार्निंग, मेरे पिता ने मुझे एडवाइस किया, वार्निंग चेतावनी देते हुए, दैट आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम, कि मुझे अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। पार्टिसिपल के जस्ट बाद इस्तेमाल हो रहा है, दैट आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम, दैट आई शुड हेल्प हर, ठीक है, पार्टिसिपल के जस्ट बाद, तो जस्ट बाद इस्तेमाल होगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, होपिंग, उम्मीद करते हुए, दिस इज पार्टिसिपल एंड दिस इज नाउन क्लॉज। नॉट दैट आई वुड विजिट द रेड फोर्ट देयर, कि मैं वहां लाल किला देखूंगा। तो ये है हमारे एज ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल। नेक्स्ट, एज ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले टू लगा हुआ होना चाहिए, दैट इज इन्फिनिटिव। उसके बाद अगर नाउन क्लॉज इस्तेमाल हो रहा है, इट मीन्स इस्तेमाल हो रहा है वो एज ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनिटिव। जैसे ही केम टू आस्क, अब ये टू आस्क क्या है, दिस इज इन्फिनिटिव, टू देखिए और प्लस वी फर्स्ट। ही केम टू आस्क, भाई पूछने आया, क्या, क्या पूछने आया, कि व्हाट आई डिड विद माई मनी, कि मैंने अपना पैसा खर्च कहाँ किया, मैंने अपने पैसे के साथ किया तो किया क्या। आई वॉन्ट टू शो, मैं दिखाना चाहता हूँ, क्या, हाउ आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन 2 days, कि कैसे मैं 2 दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इन्फिनिटिव के जस्ट बाद इस्तेमाल हो रहे हैं ये। दे विश टू नो, वो जानना चाहते हैं, क्या, व्हाट द प्रपोजल मीन्स फॉर द बिजनेस, कि बिजनेस के लिए उस प्रपोजल का क्या मतलब है, जो प्रपोजल आया है कहीं से, ठीक है। तो टू नो, टू शो, टू आस्क के बाद यहाँ इस्तेमाल हो रहा है दिस इज, दीज आर ऑल नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज
यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनेटिव। अब बात आती है एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव क्लॉज जो कि वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। आप जानते होंगे कि एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है ना? इतना तो आप जानते ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिख दें कि बुक, है ना? बुक, सिंपल बुक, लेकिन इसके आगे हम जोड़ दें कि नाइस बुक, तो नाइस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, अच्छी बुक हो गई। उसकी हमने जैसे ही इमेज बदल गई हो पूरी तरह से, है ना? या एडवाइस, एडवाइस सलाह दी किसी ने, और सिंपल सलाह है अभी, लेकिन इसके आगे हम एडजेक्टिव जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? गुड एडवाइस, अच्छी सलाह। तो वैसे ही एडजेक्टिव क्लॉज वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, किसी नाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी देगा। लेकिन एडजेक्टिव यहाँ पे ये क्या है? ये सिर्फ सिंपल वर्ड है, गुड, नाइस। और ये क्लॉज है तो क्लॉज का आप जानते ही हैं, उसमें क्या होना चाहिए? क्लॉज में एक तो होना चाहिए सब्जेक्ट, और प्लस उसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए हमारी फाइनाइट वर्ब, और काम करे वो एज एडजेक्टिव, तभी हम समझेंगे एडजेक्टिव क्लॉज है। सिंपल वर्ड क्लॉज तो होता ही नहीं है। देखिए, ही इज द प्लेयर, वह प्लेयर है, हु गॉट MOM, मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन द प्रीवियस मैच, जिसने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। अभी तक हम सिर्फ इतना बोलेंगे, ही इज द प्लेयर, वह प्लेयर है। उसके बारे में हमने ये खासियत जोड़ दी। क्या खासियत जोड़ दी? कि जिसने मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता था। इसके बारे में थोड़ा और इसने बता दिया इस पूरे सेंटेंस में। एंड दिस सेंटेंस हियर हैज बीन कनेक्टेड विद सबऑर्डिनेट कंजक्शन हु, और प्लेयर के बारे में मॉडिफाई कर रहा है, उसकी खासियत बता रहा है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे यहाँ पे की और क्या वाला सेंस नहीं आ रहा, जैसे नाउन क्लॉज में एक सेंस आ रहा था क्या, यहाँ पे आप देखिए कहीं भी नहीं आ रहा होगा। ही इज द प्लेयर, आपके मन में सवाल आया क्या? नहीं ना? ही इज द प्लेयर हम नहीं जानेंगे, हम ये जरूर पूछेंगे कौन सा प्लेयर, है ना? ही इज द प्लेयर, कैसा प्लेयर? कैसा का आया, कैसा मतलब उसकी खासियत क्या है भाई? तो खासियत उसकी ये है कि हु गॉट मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन द प्रीवियस मैच, जिसने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता। मतलब उसकी खासियत पता चली है किससे? इस पूरे सेंटेंस से। दिस इज क्लॉज एंड दिस इज क्लॉज working here like modifying his abilities means this is here as an adjective clause। अगला देखिए, she is the girl, यह वह लड़की है। अरे भाई कौन सी लड़की, कैसी लड़की? क्या का तो सवाल नहीं आ रहा ना। she is the girl, वह गर्ल लड़की है, कैसी? who cracked the UPSC एग्जाम, जिसने यूपीएससी एग्जाम पास किया है। उसके बारे में हमें पता चला, उसकी खासियत है कि उसने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया। इट मीन्स हियर दिस सेंटेंस या दिस क्लॉज इज वर्किंग हियर एज एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखिए, आई मेट द मैन, मैं उस आदमी से मिला। अरे भाई किस आदमी से मिले? हु हेल्प्ड माई फ्रेंड इन द यूएसए, जिसने मेरे दोस्त की मदद की। कहाँ? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो उस आदमी की खासियत क्या है? मेरे दोस्त की हेल्प करने वाला। तो ये जो तीन सेंटेंसेस लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, दीज आर ऑल वर्किंग हियर एज एडजेक्टिव क्लॉज, मीन्स गर्ल, प्लेयर, मैन, इसके बारे में भी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। लेकिन एडजेक्टिव अपने आप में होता है एक सिंगल वर्ड, लेकिन हमें क्लॉज पढ़ रहे हैं। क्लॉज का मतलब होता है संपूर्ण सेंटेंस विद सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। आगे देखिए, एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्या होता है, अगर ये भी आपको बताना पड़े मुझे यहाँ पे, तब तो फिर आप वीडियो यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आपके समझ में नहीं आने वाला है। और अगर आप जानते हैं एडवर्ब क्या है तो दैट्स वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि एडवर्ब का काम है किसी भी वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना, उसके बारे में और थोड़ा सा बताना। जैसे हम कह दें कि शी राइट्स, वह लिखती है। हमारे मन में ख्याल आ रहा है कि शी राइट्स लिखती है, लेकिन हम यहाँ पे लिख दें कि शी राइट्स फास्ट, वह तेज लिखती है। तो जो फास्ट वर्ड है, इसने इस क्रिया को और मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफाई कर दिया मीन्स ये हो गया हमारा एडवर्ब, है ना? जैसे आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। आई ट्रस्ट यू फुली, आई ट्रस्ट यू फुली, मैं तुम पर पूरी तरह से भरोसा करता हूं। तो ये मॉडिफाई कर दिया सेंटेंस को। तो फुली एंड फास्ट ये क्या है? एडवर्ब्स हैं। ये मैंने थोड़ा आपको बता दिया, वैसे तो अपने आप में बहुत कुछ हैं। और
फिर आती है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स की बात, है ना। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, तो जिस तरह से टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं और आपने अगर पढ़े हैं तो ठीक वैसे ही टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज भी है, कि जितने टाइप एडवर्ब्स के हैं उतने ही टाइप हैं एडवर्ब क्लॉज के। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप पढ़ेंगे तो 2 3 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम होता है एक, तो वही काम क्लॉज करेगा। एडवर्ब अपने आप में एक छोटा सा वर्ड रहेगा, लेकिन क्लॉज है तो क्लॉज में सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन काम करेगा टाइम बताने वाला। देखिए, आई गेट अप, मैं उठता हूँ। बिफोर द सन राइजेस, टाइम हमारा क्या है उठने का, मेरा, इससे पहले कि सूरज उदय हो, इससे पहले कि सूरज उदय हो मैं उठ जाता हूँ। इट मीन्स ये बिफोर आफ्टर, ये टाइम के बारे में बात कर रहा है ना। दिस इज वर्किंग हियर एज टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यही है, हो गया हमारा क्लॉज। गेट अप हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये हो गया बिफोर द सन राइजेस, दिस इज हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ टाइम की बात की गई है, समय की बात की गई, मैं उससे पहले उठता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, आई रीच द क्लास, मैं क्लास में पहुंचा। आफ्टर द टीचर हैड फिनिश्ड द टॉपिक, कब पहुंचा, जब टीचर ऑलरेडी उसने टॉपिक फिनिश कर दिया था, मतलब टाइम की बात फिर से की गई है। तो जहां टाइम की बात की जाए तो दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब पे ही डील करेंगे। अगला देखिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस भी होता है, किसी स्थान विशेष के बारे में बात की जाती है। जैसे दिस इज द रूम, यह कमरा है, वेयर आई लिव्ड इन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, जब तैयारी के वक्त मैं यहाँ रहा था। दिस इज द रूम वेयर आई लिव्ड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, ये स्थान विशेष की बात की गई है, कमरे की के बारे में बात की गई है कि जहां मैं रहा करता था। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एंड दिस इज द हाउस, ये वह घर है, वेयर ही वॉज मर्डर्ड, जहां वो मारा गया। दिस इज द एरिना, यह वह एरिना है, एरिना मतलब होता है दंगल, दंगल का जो स्थान होता है। वेयर रेसलर्स फाइट फॉर द रिवॉर्ड, जहां रेसलर्स रिवॉर्ड के लिए लड़ते हैं, है ना। तो ये सारे स्थान विशेष की बात कर रहे हैं, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, उसी हिसाब से एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस भी हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर भी होता है, तरीका, ढंग, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ भी ऑफ मैनर हो जाएगा। जैसे ही बिहेव्स, वह ऐसे बिहेव करता है, एज इफ ही इज ऑनर ऑफ दिस हाउस, जैसे कि वो इस घर का मालिक हो। उसका तरीका क्या है, एज इफ, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा हुआ है। अच्छा, इनमें जितने भी एडजेक्टिव क्लॉज हैं, नाउन क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है, इनमें हमेशा आपको दिखा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ दिखेगा, क्या दिखेगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट नहीं होगा। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्लॉज बाद में आप पढ़िएगा। एज इफ ही इज ऑनर ऑफ दिस हाउस, जैसे कि इस घर का मालिक हो, बिहेवियर उसका, मैनर इस तरह का है। ही क्राइड एज दो ही वॉज ruined, वो ऐसे रोया जैसे कि वो बर्बाद हो गया था। ही टॉक्स टू मी, वो मुझसे बात करती है, एज इफ शी इज नोन टू मी, जैसे कि मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक उसी हिसाब से एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। देखिए यहाँ पे तरीके हैं ना, वो ऐसे बिहेव करता है, वह ऐसे रोया, वह ऐसे बात करती है, तो ये क्या है, तरीके हैं, मैनर। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हो जाएगा। नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो देखेंगे। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन जो है, इसमें कोई कारण बताया जाएगा कि इस कारण से ऐसा हुआ। देखिए, ही वॉज सैड बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट, अरे भाई दुखी था, दुखी क्यों था, अरे भाई क्यों दुखी था, क्योंकि उसने अपना वॉलेट खो दिया, बिकॉज लगा हुआ है। और बिकॉज लगा हुआ है मीन्स वहां पे रीजन बताया जा रहा है, रीजन बताया जा रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ही वॉज सिलेक्टेड एज ही हैड ऑलरेडी पास द एग्जाम, वह सिलेक्ट क्यों हुआ, क्या कारण था उसके सिलेक्शन का, क्योंकि वो पहले ही वह एग्जाम पास कर चुका था। एज ही हैड ऑलरेडी पास द एग्जाम, इसलिए वो सिलेक्ट हुआ। तो यहाँ पे बात की गई है कारण की, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या एडवर्ब ऑफ रीजन से हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। अगला देखते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, किसी काम को करने का जो उद्देश्य है उसकी बात की जाती है इस क्लॉज में। देखिए, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट की, क्यों की भाई, क्या उद्देश्य था,
सो दैट ही माइट सेंड हिम सम मोर मनी, जिससे कि उसके लिए पापा थोड़ा और पैसा भेज दें। ये उसका उद्देश्य था अपने पापा से रिक्वेस्ट करने का। वर्क हार्ड, मेहनत करो। क्यों करें? उद्देश्य क्या है? लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम, कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में फेल हो जाओ। देखिए सो दैट कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, लेस्ट कोऑर्डिनेट सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। शी स्पोक स्लोली, वह धीरे से बोली। उद्देश्य क्या था? सो दैट नो वन कुड हियर हर, जिससे कि कोई उसकी बात ना सुन सके। तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं और पर्पज की बात की गई है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, उद्देश्य। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त की बात है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। जैसे इफ ही रिक्वेस्ट मी, इफ ही रिक्वेस्ट मी, यदि वह मुझसे रिक्वेस्ट करता है, आई विल सेंड हिज पार्सल, तो मैं उसका पार्सल भेज दूंगा। यू कैन नॉट राइट फास्ट अनलेस यू प्रैक्टिस, तुम तेज नहीं लिख सकते जब तक कि तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो। देखिए यहाँ अनलेस है और यहाँ पे इफ है, ये दोनों सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अच्छा, ये जो इटैलिक है यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है इटैलिक, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। यहाँ पे थोड़ा सा इटैलिक मुझे करना चाहिए था ये वाला पार्ट, इफ ही रिक्वेस्ट मी, क्योंकि दिस इज कंडीशन। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है, यू कैन नॉट राइट फास्ट अनलेस यू प्रैक्टिस, जब तक कि तुम मेहनत नहीं करते हो। नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? विषमता। ठीक है, यहाँ दूसरा लिख देते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीन्स विषमता, या और थोड़ा आसान समझते हैं विपरीत। जो चीजें, दो चीजें विपरीत हों, वो जुड़ी हुई हों और दोनों सेंटेंसेस हैं, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। जैसे दो ही इज वीक, यद्यपि वह कमजोर है। दो ही इज वीक, ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। विषमता वाली बात है, भाई कमजोर भी है फिर भी तेज दौड़ सकता है। तो दो ही इज वीक, ये दो सबऑर्डिनेट कंजक्शन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट हो गया। ही डिड नॉट टेक मेडिसिन, उसने मेडिसिन नहीं ली। हाउ एवर ही गॉट वेल, फिर भी वह ठीक हो गया। अजीब बात है, हाउ एवर वी गॉट वेल, फिर भी वो ठीक हो गया, तो कॉन्ट्रास्ट की बात हो गई, विपरीत बात हो गई। ऑल दो आई हेल्प हिम, यद्यपि मैंने उसकी हेल्प की। ही डिड नॉट थैंक मी, उसने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। तो विपरीत बातें जुड़ गई दोनों। तो दिस इज कंडीशन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट की बनती है। आगे देखिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, तुलना की जाती है। तुलना तो आप जानते ही होंगे, तुम ज्यादा होशियार कि मैं ज्यादा होशियार, तुम ज्यादा सुंदर कि मैं ज्यादा सुंदर। तो ही इज एज क्लेवर एज हिज फ्रेंड, भाई इतना होशियार है जितना कि अपने दोस्त की तरह। ठीक है, एज डॉट 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 एज, ये सब क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हिज यंगर ब्रदर, सो डॉट 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 एज। ठीक है, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। तो ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हिज यंगर ब्रदर, वो इतना मजबूत नहीं है जितना कि उसका छोटा भाई है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। अगला देखिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, नतीजा, रिजल्ट, कुछ भी कह लीजिए जो आपको ठीक लगे, यू कैन से। जब ऐसा कुछ दिखे सेंटेंस में तब आप समझ जाइए कि वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस हो गया। जैसे ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट ही कैन नॉट बाई ए पेन, की पेन भी नहीं खरीद सकता, है ना। दैट ही कैन नॉट बाई ए पेन, की पेन भी नहीं खरीद सकता, यहाँ से एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस है। ही रोट सो स्लोली, उसने इतने धीरे से लिखा, दैट ही कुड नॉट कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर, कि वह क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये उसका नतीजा हुआ उसके धीरे लिखने का। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस हो गया। तो ये जो टाइप्स हैं एडवर्ब के, उसी हिसाब से क्लॉज का टाइप बन जाएगा सेम उसी पे। तो दोस्तों ये थे हमारे क्लॉजेस, कुछ एग्जांपल्स। आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक इट सिंपल so that it may benefit you to the great extent. I hope you would like the video. You can like, subscribe, share the channel if you find it useful. Thanks for watching.